पिछले साल भी सानू ये सुभाग प्राप्त होया कि असीं गुरु साहब के चरणों की शोभ प्राप्त इस धरती पर आप दे दर्शन किए से। तो ऐतकी फिर सुभाग प्राप्त होया कि मुड़ के तुहाडे दर्शन करने का मौका मिलिया। पर इस बारी मैं जिहड़ा गुरु नानक के फलसफे तो गल शुरू करनी है और इस तरह जिहड़ा पंजाब जिहड़ा हैगा प्रोफैसर पूरन सिंह उन्होंने कहा कि पंजाब जिउदा गुरु के नाम ते जो साडा गुरु नानक के फलसफे ने जो साडा समाजिक सभ्याचारक नैतिक सदाचारक जो आधार साडियां कदरां कीमतां दा असल दे विच गुरु नानक का फलसफा है। लेकिन ज्यों-ज्यों असी उस फलसफे के नेड़े होए हैं तो पंजाब ने जिहड़ा है तरक्की की है, ज्यों-ज्यों असी दूर होए हैं तो सानू जिहड़ा हैगा वो मार पई है। तो मैं थोड़ी गुरु साहब का फलसफे बारे थोड़ा जिक्र करके तो फिर उत्थों शुरू करके अज के हालात जो किसानी संघर्ष तक संखेप जी जी उड़दी झात तुहाडे नाल साझी करांगा। पहली गल तो गुरु नानक का जिहड़ा फलसफा है घट्टो घट्ट मेरा यह मनना है कि गुरु साहब का जो इस धरती पर आगमन है वो 16वीं सदी के विच होना जिहड़ा है उन्होंने अपना फलसफा 16वीं सदी दिता है। तो एक इतफाक का हादसा नहीं है। मार्क्स ने कहा कि जी सरमाएदारी है वो शुरुआत भी 16वीं सदी च ही होंगी है। तो गुरु नानक पातशाह भी अपना जो फलसफा 16वीं सदी दुनिया को दे रहे हैं। तो घट्टो घट्ट मेरा ये मनना है कि जो सरमाएदारी का फलसफा है ये अमानवीकरण का मनुख तो मनुखता खोण का फलसफा है। तो गुरु साहब का इस धरती पर आगमन जी जोड़ा है मनुख नूं जी खुशी हुई जी मानवता दोबारा देण का है मनुख नूं दोबारा जे असीं कहीए कि सरमाएदारी जी है अमानवीकरण करती है तो गुरु नानक का फलसफा पुनर्मानवीकरण करता है। वो सानू साडी मनुखता जिहड़ा साडा मनुखती तत्त जिहड़ा है वो वापस दिंदा है। तो सब तो जिहड़ी वड्डी इस च की फर्क है जिहड़े सरमाएदारी का फलसफा और गुरु नानक का फलसफा है कि धर्म और पैसे का की रिश्ता है। अंग्रेजी दे विच इहनूं कहंदे एथिक्स ते इकनॉमिक्स, आर्थिकता ते नैतिकता। जे सादे शब्दों च कही है धर्म ते पैसा। तो सरमाएदारी ने जिहड़ा है धर्म तो उपर पैसे नूं कर दिता। तो गुरु साहब ने सब तो पहला जो बुनियादी गुरु नानक का सिद्धांत है कि पैसे नालों धर्म उपर कि समाज की जो आधार है वो पैसा नहीं बना रहा बल्कि धर्म बना रहा। धौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिनसू कि जे अगर ये सृष्टि कायम है तो पैसे के सिर पर कायम नहीं है। ये जोड़े धौले बल के जोड़े दो सिंह ने वो धर्म और दया जो उन्होंने सिर पर कायम है अर्थात धर्म के सिर पर कायम है। तो ये बुनियादी जो फर्क है गुरु नानक के फलसफे का सरमाएदारी के फलसफे का। होर भी फर्क ने कि गुरु नानक पातशाह ने सानू एक का जो सिद्धांत दुनिया होरां ने भी दिते ने एक का सिद्धांत पर जिन्ना स्पष्ट गुरु नानक ने एक का सिद्धांत दिता होर दुनिया का कोई फलसफा इन्ना एक के सिद्धांत से स्पष्ट नहीं है। क्योंकि साडा ही फलसफा जो गुरु नानक का फलसफा एक तो शुरू होता है। एक भी जोड़ा है वो ईडी सियारी कक्का लिख के एक नहीं लिखा। एक भी जोड़ा है हिसाब का एका लाया गया मैथेमैटिक्स का जो आप कहने क्योंकि इन्नी स्पष्टता है कि गुरु साहब को एक बारे और दुनिया के किसी भी फलसफे इन्नी तुहानू स्पष्टता नहीं है। तो एक गुरु साहब जो है साहब मेरा एक है जो सरमाएदारी है वो हमेशा मनुख को वंडदी है भावें जातां के आधार पर कौमां के आधार पर मजहबां के आधार पर रंगां के आधार पर नस्लों के आधार। सरमाएदारी हमेशा वंडना चाहती है। गुरु नानक जोड़ना चाहते हैं सारे मनुखों को एक दे दुआले। एक होर जो फर्क है कि गुरु साहब ने सानू सरगुण और निर्गुण का जोड़ा है फर्क समझाया है। सरगुण जी है प्रगट सच्चाई है जो असी देख सकते हैं, असी महसूस कर सकते हैं।
ਨਿਰਗੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਰ ਅਨੁਭਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਾਂਸਸੈਂਡੈਂਟ ਟਰੁਥ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਗੁਣ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਗੁਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਗੁਣ ਔਰ ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖ ਨੇ। ਉਹੀ ਨਿਰਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਕਾਦਰ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਤਾ, ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੋੜਨ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫਲਸਫਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਉਹ ਖੰਡਿਤ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚਤਾ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਪੱਖ ਨੇ, ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ ਔਰ ਮੋਕਸ਼। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕਤ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਮੁੱਚਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੀਏ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ, ਅਸੰਧਿਆ ਕਲੰਦਿਆ ਬਨੰਦਿਆ ਖਵੰਦਿਆ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਤੋ ਆਪਣੀ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਬਤ ਔਰ ਖੰਡਿਤ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਬਤ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਬਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਨੇ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਥਿਕਸ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ, ਬਲਕਿ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਐਥਿਕਸ ਔਰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਜ। ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਥਿਕਸ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਪੈਸਾ, ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਬੀਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਐਥਿਕਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗਾ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਔਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੀਜ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉੱਗਦਾ, ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਉੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨਾਲੋਂ, ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਔਰ ਮਨੁੱਖ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਦਾਵਾਰਕ ਸਿਰਫ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਦਾਵਾਰਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੇ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਔਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਸ਼ੀਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰਕ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹੁਕਮ ਔਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਫਰਕ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਸਾਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਦੇਖते हैं। लेकिन गुरु साहब हुक्म का मतलब की है? हुक्म का मतलब है कि कुदरत का जरा कानून, कुदरत की व्यवस्था
ये गुरु साहब ने जो बुनियादी जो सवाल जो उठाया जपजी साहब के विच, किव सत्यारा होइए किव कूड़े टुटे पार, कि सच्चा जीवन की है, झूठ की दीवार या झूठ का पर्दा कितना देखा जा सकता है। तो वह जवाब भी गुरु साहब आप देंगे, हुक्म रजाई चलना नानक लिखा ना, कि कुदरत के कानून के विच रहना, कुदरत के अनुशासन के विच रहना जो है यही इंसान का जो है सही रस्ता है। अगे जाके फिर जो है ये स्पष्ट नकेड़ा करते हैं गुरु नानक हुक्म और हौमे दे विच, हुक्मे अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्मे जे बुझे तो हौमे कहे ना कोई। जेड़ा बंदा हुक्म दे विच आ गया, जिसने कुदरत के नियमों को मान लिया, वो बंदा हौमे तो बाहर हो जाता। उसनों पता लगता है कि मेरी होंद ब्रह्मंडी होंद का हिस्सा है, मैं मेरी होंद कली मेरे तक सीमित नहीं है, बल्कि मैं सरबत का अंग हाँ। तो ये चेतना जी है ये गुरु साहब सानू दिंदे है। तो अखीर दे विच जिहड़ा है गुरु नानक का फलसफा जिहड़ा है मनमुख तो गुरमुख बनाता है। तो जिहड़ा सरमाएदारी है वह मनमुख बनाती है। मनमुख ते गुरमुख च की फर्क है? मनमुख का मतलब जिसका मुख अपने मन वाल है, तो अपने मन तो जिहड़ा बंदा सेध लै रहा, तो वो समस्या की है कि मन जिहड़ा है वो स्थिर नहीं है, मन भटकी हुई चीज़ है। मन इको वेले गुरबाणी अनुसार 10 दिशा के में दौड़ रहा है। तो जिहड़ी चीज़ भटकी हुई है खुद, उस तो कोई बंदा किस तरह सेध लै सकता? तो मन जिहड़ा है उहदियां भी दो अवस्थावां ने गुरु नानक ने सानू समझाया कि यह मन जिहड़ी किहड़े मन की गल हो रही है। ये मन है जिहड़ा दुनियावी मन, जिहड़ा दुनिया के झमेलियां फसिया हुआ मन, उसकी गल हो रही है। लेकिन जे मनुख की चेतना जाग जाती है तो फिर जिहड़ा मन है वो जिहड़ा जागृत मन बन जाता। जिहड़ा दुनियावी मन है उन्होंने इन मन किया गया, और जागृत मन को उन मन किया गया। तो वो जिहड़ा मन है वो मन तो जोत स्वरूप है, जो मन चेतन हो जाता है वह परमात्मा का रूप हो जाता है। तो उस मन की गल नहीं हो रही। मनमुख का मन जिहड़ा है वो दुनियावी झमेलियां फसिया हुआ मन, वो गुरु साहब कहते कि बंदे को दिशा नहीं दे सकता, वो भटकाएगा ही। तो वो मनमुख तो की बनना गुरमुख। गुर का मतलब कि गुर दो शब्दों तो गु और रू, ये दो संस्कृत के शब्द ने। एक का मतलब गु का मतलब अंधकार है, रू का मतलब चानन। तो अंधेरे तो चानन वाल लियान वाला अर्थात ज्ञान जिहड़ा है, जिहड़ा बंदा ज्ञान तो सेध लै रहा वो गुरमुख है। तो जे एक आपां कहिए कि एक फिक्रे एक सेंटेंस एक फिक्रे गुरु नानक के फलसफे नो या गुरु ग्रंथ साहब के फलसफे का निचोड़ कढ़ दईए तो मेरे हिसाब नाल असीं जे कह दईए तो अतकथनी नहीं होएगी कि यह फलसफा मनमुख नूं गुरमुख बनाउण दा फलसफा है। तो इस तो अगे जाके गुरु साहब ने जिहड़े है बाकी 9 गुरु साहब ने भी गुरु नानक के फलसफे नूं ही अगे वधाया है। और 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरु नानक के फलसफे नूं अमली रूप दिता है, अमली रूप पहनाया। तो जो गुरमुख सी वही खालसा है। नवे मनुख की सिरजना जो है गुरमुख नूं खालसा बनाने वाले गुरु गोबिंद सिंह जी ने। उस तो बाद जिहड़ा है बाबा बंदा सिंह बहादुर आते। तो बाबा बंदा सिंह बहादुर जो आप कहिए कि एक सिख इनकलाब है, क्योंकि इनकलाब का मतलब होता कोई नवी चीज़ पैदा करना। तो खालसे के रूप दे विच एक नवे मनुख की सिरजना हुई है। तो वो 3 पड़ाव ने, 3 ਉਹਦਾ सिद्धांतक आधार जोड़ा है वो गुरु नानक पातशाह ने बनाया। उसनों अमली जामा पहनाने वाले गुरु गोबिंद सिंह जी है। लेकिन उस इनकलाब के समाजिक और राजनीतिक सरोकार लागू करने वाले बाबा बंदा सिंह बहादुर है। तो बाबा बंदा सिंह बहादुर का जोड़ा है उत्थे जाके जो सिख इनकलाब संपूर्ण होता है। तो बाबा जी ने की 2 इस इनकलाब के वड्डे पक्ष ने कि उन्होंने जिमींदारी सिस्टम खत्म किया, पंजाब के जगीरदारी सिस्टम खत्म किया, और जमीन जी है वो निजी जी मलकीयत तो सांझी मलकीयत। बाबा बंदा सिंह बहादुर वेले जी जमीन सी पिंड की जमीन बन गई, सांझी जी मलकीयत बन गई। दूसरी चीज़ निजी जगीरू सिस्टम को खत्म करना, निजी तो समूहक मलकीयत बनानी, और एक पक्ष है। दूसरा पक्ष यह है कि बाबा जी ने जात पात खत्म कर दी। उन्होंने बाबा बाज सिंह जोड़े सी एक दलित सीगे,
सरहंद का गवर्नर उन्होंने बनाया था। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास के एक दलित को जोड़ा है बाबा जी ने गद्दी पे बिठा के, तखत पे बिठा के जात पात जी है तोड़ दी। लेकिन साडा दुखांत यह है कि बाबा बंदा सिंह बहादुर तो बाद असी लगातार गुरु नानक के सिद्धांत तो दूर होंदे गए। मिसलों वेले की होया कि गुरु यह धरती छेवें पातशाह नाल संबंधित है। छेवें पातशाह ने 4 लड़ाइयाँ लड़ियाँ ने, 4 जीतियाँ ने। गुरु साहब गुरु गोबिंद सिंह जी ने 26 तो ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी। किसी भी लड़ाई कोई जमीन का मसला नहीं सी, सिद्धांतक लड़ाई हुई है, इंसाफ लिए जुल्म के खिलाफ लड़ाई हुई है। लेकिन मिसलों वेले की हो गया कि जमीन जी है, जमीन की मलकीयत के लिए वो लड़ाई का कारण बन गया। और मिसलों वेले दोबारा जिस जगीरदारी को बाबा बंदा सिंह बहादुर ने, जिस निजी जी जमीन की मलकीयत बाबा बंदा सिंह बहादुर ने खत्म किया, वो दोबारा आ गई। जगीरदारी सिस्टम जो दोबारा आ गया, जिन्हों आप कहते अंग्रेजी कहते लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। एक जमीन की मलकीयत वाली जी वर्ग है वो पैदा हो गया। और उस वर्ग ने की किया कि जी जात पात बाबा बंदा सिंह बहादुर ने खत्म की थी, उन्होंने मुड़ के ले आती। तो भावें कि चंगा भी होंदा रहा है पंजाब की उन्नति, लेकिन सिद्धांतक तौर पर जोड़ा है साडा जोड़ा बाबा बंदा सिंह बहादुर तो बाद लगातार ये दासता जोड़ा है मेरी ये बनना में। तो मैं वो तो अपनी जी सोच है वो साझी कर रहा कि मेरे अनुसार, मेरी सोच के अनुसार असी दूर होंगे गए हैं। उस तो बाद महाराजा रणजीत सिंह का राज आता है मिसलों तो बाद। तो महाराजा रणजीत सिंह का राज भी जे असी महाराजा रणजीत सिंह के राज को इदा लीए एक शासक के तौर पर, एक रवायती शासक, तो एक बहुत वधिया बादशाह, ये कोई शक नहीं, प्रजा खुश है। लेकिन जे असी सिद्धांत से देखिए तो उस वेले जगीरू जो सिस्टम है वो दोबारा जो जगीर वंडिया गई, दोबारा एक जगीरदारी जमात जी पैदा की गई। और सिद्धांत तो जो असी फिर दूर होए हैं। यदा जो की सबूत है कि अकाल तख्त के जथेदार महाराजा रणजीत सिंह को तनख्वाह लानी पई, ये इतिहास है, मैं नहीं कह रहा, ये साडा इतिहास बोलता है। जे सारा कुछ ठीक होंदा तो जाहिर है कि अकाल तख्त के जथेदार उस वेले के बादशाह के कटहरे खड़ा करने की लोड़ नहीं सी, तनख्वाह लाने की लोड़ नहीं सी, किते ना किते तक कोई कमजोरी रही है। उस तो बाद अंग्रेज का राज आया तो साडी जी जगीरू जमात सी वो सारे की सारी अंग्रेज पक्की हो गई, अंग्रेजों के पिट्ठू बन गई। लेकिन पंजाब की साधारण किसानी ने बाबा बंदा सिंह बहादुर का जो इनकलाब उन्होंने कभी नहीं छड्डिया। उन्होंने उस वेले दे विच भी जदों साडी जिहड़ी जगीरू जमात सी अंग्रेज की पिट्ठू, अंग्रेज की पैरोकार सी, पंजाब की साधारण किसानी ने ब्रिटिश साम्राज के विरुद्ध संघर्ष जोड़ा जारी रखा। उहदे विचों बब्बर अकाली पैदा हुए, उदों चों गदरी बाबे पैदा हुए। उन्होंने जिहड़ी पंजाब की इनकलाबी रवायत है उसनूं कायम रखा। इस तो बाद आ जाता है पंजाब की वंड जी 47-47 की वंड है। मैं इनू कहना कि जे असी हुण दे युग दे देखिए पिछले 70 सालों के विच तो पंजाब के उत्ते 3 वड्डे साम्राजी हमले हुए। पहला हमला जो साम्राजी वड्डा हमला ये 47 की वंड है, जिहदे सानू जो सिर्फ वंडिया नहीं गया बल्कि जो कुछ असी किया असी गुरु के सिद्धांत तो बिल्कुल उल्ट किया है। असी शर्मनाक कहांगे सारी उम्र जो पंजाबियों का किरदार जो साडा सी वो गुरु नानक के फलसफे तो बिल्कुल असी उल्ट जाके जो इस धरती पर होया 47 किसी तरह इन्होंने जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। उस तो बाद फिर जो है हरा इनकलाब के रूप पंजाब के उपर बहुत बड़ा साम्राज्य हमला होता है। और ये मेरी जी परिभाषा हरे इनकलाब की, ये हरा इनकलाब कोई इनकलाब नहीं किया जा सकता बल्कि एक काउंटर रेवोल्यूशन है। इनकलाब के उल्ट इनकलाब होया। और वो जोड़ा है पंजाब की जी अमीर किसानी है उन्हें अमरीकी साम्राज नाल गठजोड़ करके पंजाब के उपर मुकम्मल जो अपना कब्जा जमा लिया। हर पक्ष कोई छड्डिया ही नहीं, धार्मिक होवे, राजनीतिक होवे, अकादमिक होवे, हर जीवन के पक्ष से उन्होंने मुकम्मल जो कब्जा कर लिया पंजाब से। तो ये
ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੰਘ ਰਹੇ ਉਹ ਹਮਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ ਉਹ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਮਾਝੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਲਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ? ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਸੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸੰਘਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਦੁਆਬੇ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਘਟ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ, ਬਲਕਿ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸਵਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਹਸਪਤਾਲ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਮਰੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਮਾਜ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਹਤਰੀ ਕੀਤੀ। तो इन्हों असी कुदरती प्रवास और हाँ पक्की प्रवास कर सकते हैं। लेकिन हरे इनकलाब तो बाद जो प्रवास होया वो बिल्कुल वखरा है। हुण प्रवास जो है साडे पंजाब दे हित नहीं पूर रहा, हुण साम्राज्य के हित पूर रहा। अज मैं तो थोड़ी जी ये गल समझाना कि देखो कि अज जो प्रवास सब तो ज़्यादा पंजाब का जो जिन्ने नौजवान साढ़े जा रहे हैं 70% कनेडा जा रहे हैं, 20% आस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो बाकी सारे देशों 10% जा रहे हैं। हुण आप देखिए भी की कारण है, किहदी लोड़ है? मुख्य तौर पर पंजाब की लोड़ है प्रवास के कनेडा की लोड़ है। समझने वाली गल कनेडा के जिहड़ा है जां बहुत सारे साम्राज्य देशों के जिहड़ा जिन्होंने आप अंग्रेज कहते फर्टिलिटी रेट अर्थात बच्चे पैदा करने की जी रेशो है, दर है, वो घट रही है, लगातार बहुत घट गई है। तो उन्होंने बाहरों कम शक्ति बंदे बाहरों चाहिए उन्होंने, तो प्रवास मुख्य तौर पर उन्होंने लोड़ है। कनेडा की आप गल करते हैं क्योंकि सब तो ज़्यादा प्रवास कनेडा हो रहा है। कनेडा की वसों का 1% हर साल, कनेडा की 3 करोड़ तो ज़्यादा वसों है, तो 3 लाख तो वध बंदा अगर कनेडा हर साल कनेडा ना लैके आए तो कनेडा का सिस्टम चल ही नहीं सकता, उन्होंने को बंदे ही नहीं काम चलाने ले। तो लोड़ तो उन्होंने है, लेकिन फायदा किनू हो रहा प्रवास को? अज जेडे है जेडे साडे लोग जा रहे हैं बच्चे, 2.5 लाख बच्चा जोड़ा है उत्थे साडा यूनिवर्सिटियां पढ़ रहा कनेडा। ये बिल्कुल यूनिवर्सिटियां पढ़ाने लिए नहीं है, सबनों पता है, उन्होंने भी पता है, साडे बच्चों भी पता है। बच्चे आईलैट्स करके 10+2 करके आईलैट्स करके उत्थे चले गए, कोई उचेरी पढ़ाई ले जाए, कोई उचेरी पढ़ाई नहीं। 95% बच्चों ने ना पढ़ना, उन्होंने भी पता है, सानू भी पता है। उन्होंने जाके वो काम करने जो कनेडियन कोई करने को तैयार नहीं। सब जिस तरह ट्रक चलाना जो हम कोई भी कनेडा का बंदा ट्रक नहीं चलाना चाहता, तो नवे बंदे सब तो ज़्यादा ये पेशा अख्तियार करते हैं। लेकिन उस इस करके नहीं जा रहे भी ट्रक चलान जा रहे हैं, उत्थे इतों जी उचेरी पढ़ाई ले जा रहे हैं। तो उत्थे कुछ यूनिवर्सिटियां फर्जी यूनिवर्सिटियां बनी और घटिया दर्जे दी यूनिवर्सिटियां ने, लेकिन साडे विद्यार्थियों तो कनेडा नालों 3 गुना ज़्यादा फीस ली जाती है। $5.5 अरब हर साल। ये 2.5 लाख जो बच्चा है वो फीसा और खर्चे के रूप में कनेडियन सरकार में उन्होंने तो आमदन हो रही है। दूसरी देखो कि अगर एक बच्चा कनेडा जमदा है तो 18 साल का करन लई उसनूं कनेडियन सरकार का $1 मिलियन यानी $10 लाख खर्चा आंदा है। कनेडियन सरकार एक बच्चा जो भी कनेडा जमदा उन्होंने जवान करन 18 साल तक ले जाता, वो
ਅੱਜ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕੋਈ 57 रुपए का, तो 5.5 करोड़ रुपए तो ज़्यादा एक बच्चा जे साडा उत्थे चला जाता है तो पहले ही उन्होंने मतलब कनेडियन सरकार को ਉਹਦਾ फायदा हो जाता है कि ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ बचत हो जाती है, ਜਿਹੜਾ उन्हें खर्च करना उन्होंने पलिया पलाया बच्चा मिल जाता है। तो जे अंदाजा लाओ भी 1 लाख बच्चा जो नौजवान जाता है घट्टो घट्ट हर साल, तो वो किन्ने अरब डॉलर किन्ने खरब रुपया जो वो कनेडा को फायदा हो रहा। हुण देखो पंजाब को इसका की फायदा हो रहा, कनेडा को तो फायदा है, लेकिन सानू की ਉਹਦਾ फायदा हो रहा कि असी ਜਿਹੜਾ है पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਆਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਚੋ ਇੱਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ, ਤੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੈ ਆਓ। ਔਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਡਿੱਗੀ ਹੈ, तो सानू तो घाटा ही घाटा, उन्होंने फायदा ही फायदा। तो इस करके साडा जिहड़ा पंजाब का जिहड़ा प्रवास है जिहड़ा इस वेले ये साम्राज्य प्रवास है, ये पंजाब का कोई सौर नहीं है। हुण मैं क्यों ये गल कह रहा, मैं ये कह रहा कि गुरु नानक के फलसफे नाल इस करके जुड़ती है कि पहले जिहड़े प्रवासी सी वो लोड़ करके मजबूरी करके गए, हुण प्रवास का की कारण है, क्यों ज़्यादा जा रहे? पहलां तो जां गरीब किसानी दे सधारण किसानी दे बच्चे जाते थे, हुण तुसीं देख लो पढ़े लिखे मिडल क्लास के बच्चे भी जा रहे, अमीर किसानों के बच्चे जा रहे हैं, IAS IPS अफसर सारे के बच्चे जो कनेडा जा रहे। क्यों जा रहे? हुण की कारण है? क्यों कि चाहे असी हज़ारां दलील प्रवास के हक दे दईए, लेकिन आखिरी का एक कोई दलील है कि साम्राज्य जिहड़ा है उन्हां दे हथ च कि 1 रुपए के किन्ने डॉलर के किन्ने रुपए मिलने हैं, ये उन्हां दे हक वो निश्चित करते हैं। 1950 के विच एक अमरीकी डॉलर जो है 1 रुपए का सी, अज 75 रुपए। शाहजहां के वेले 1 रुपया जो सी उसकी कीमत 1 पाउंड ब्रिटिश पाउंड तो ज़्यादा सी, अज 100 रुपए तो ज़्यादा 100 रुपए का 1 पाउंड है। तो हुण है की है कि साडा सब तो वड्डा कारण की है कि असी जिहड़ा है जदों देखते हैं कि एक दे 100 बनते हैं, एक दे 75 बनते हैं, कनेडियन दे 257 बनते हैं। तो असी जे मैं कहना जे तुसी एक सिर्फ गल कर दो कि सारी दुनिया च एक करंसी है, रुपया डॉलर कनेडियन डॉलर पाउंड सब एक वैल्यू हो जाए सारे की, 1 रुपया 1 डॉलर। जे कोई बंदा पंजाब चो प्रवास कर जाए तो मैनू कह देना भी ये बंदा गलत से, कोई एक बंदा नहीं जाएगा जे जी एक्सचेंज रेट है जे उन्ना ही हो जाए बराबर का हो जाए। तो मूल कारण जोड़ा है प्रवास का इस वेले कि साडा जोड़ा साढ़े पैसे की रुपए की कीमत घट गई, उन्होंने इन्नी ज़्यादा बढ़ गई। तो खैर असी कहने का मतलब ये है कि गुरु नानक पातशाह ने सानू दस्सिया सी कि धर्म जोड़ा है पैसे तो उपर है, लेकिन असी जोड़ा है पूरी तरह हम पैसे को धर्म तो उपर करता। मैं खैर मेरा ये नहीं है कि की समाजिक निगार ये आया, पंजाब के रिश्तियों की की हालत वो तुहाडे तो छुपी नहीं है, ये सारे आप जानते हैं। जो इस तरह असी जो पैसे को धर्म तो उपर किया, गुरु के सिद्धांत को पुठा किया, तो वह सानू कितना नुकसान होया, सानू कितना जो समाजिक सभ्याचार सिद्धांतक तौर पर नुकसान होया वो तुसीं सब चंगी तरह जान दो, मैनू इत्थे दोहराउण की लोड़ नहीं। पर गल की है आप अज इस किसानी संकट से आना कि ये जो किसानी संकट है ये भी उस ही हरे इनकलाब के जो साम्राज्य हमले के विचों ही उपजिया संकट है, क्योंकि जिहड़ी खेती का जो रवायती ढंग से उसनूं बदलिया गया और जिहड़ी मतलब होने वाला ये सारे उसे दे विचों ही निकलिया हुआ संकट है। लेकिन हुण एक चीज़ जिहड़ी है कि ये पहली बारी होया जदों गुरु नानक तो हुण तक मैनूं लगदा सी कि बाबा बंदा सिंह बहादुर तो बाद लगातार असी गुरु के सिद्धांत तो दूर हो रहे हैं, लेकिन असी किसानों का जो बहुत बहुत धन्यवाद करिए कि पता नहीं लंबे समय से की होना है, सानू तो उम्मीद असी जितांगे, लेकिन ये साडी बहुत बड़ी जित हो चुकी है कि इस संघर्ष ने सानू झंझोड़ा दिता है कि असी दोबारा जिहड़ियां चीज़ां साडे तो खुस गई सी, चलो जिहड़े कानूनां दी तक वो हल लड़ाई चल रही है, पर जिहड़ियां जित्तां हो चुकियां ने
साडे भाईचारक सांझ टुट गई सी। ये किसान संघर्ष ने दोबारा साडे भाईचारक सांझ नूं बनाया। साडे विचों जज्बा खत्म हो गया सी, साडा उत्साह जज्बा साडे नौजवानों का, सारे लोगों का, साडा एकता टुट गया सी। असीं निजवादी हो गए सी। वेखो तुसीं इहो जिहा एकता पंजाब च कदी होया ही नहीं। बड़े संघर्ष चले, पहला किसान संघर्ष नहीं है, संघर्ष तो पहला बड़े होए, लेकिन ये पहली बारी है कि इन्ना वड्डा जिहड़ा समाज का हर वर्ग, लगभग हर वर्ग जिहड़ा एक किसान संघर्ष नूं जिहड़ी सपोर्ट दे रहे। चाहे तुसीं देख लो आड़तीए है, चाहे दुकानदार है, चाहे खेत मजदूर है, चाहे पत्रकार है, चाहे लेखक है, लाहे चिंतक है, कोई भी समाज का वर्ग यह नहीं है जिहड़ा किसानां दे नाल अज नहीं खड़ा। यह जी पंजाब के इतिहास घट्टो घट्ट मैं नहीं कोई यह किसानी संघर्ष देखा जिहदे विच समुचा सारे दे सारे जिहड़े समाज के वर्ग किसानां दे नाल आके खड़ गए। तो ये जिहड़ी साडी जिहड़ी है बहुत वड्डी जिहड़ी मैं तो मतलब कहना कि प्राप्तियां जिहड़ियां साडियां हो चुकी। तुसीं हैरान हो गए कि लोग तो इत्थे किन्ने जिहड़े ने हर हालत वीज़ा लवाना जिहड़ा उन्हां दा इक्को एक दा जीवन का जिहड़ा मैं तां प्रवास की गल की गई इसे करके मैं किसान संघर्ष नाल जोड़दा कि ये हालात सी कि वीज़ा लैण लई असीं कुछ भी कर सकते सी, लेकिन हुण जिहड़े लोग कनेडा तो आस्ट्रेलिया तो होर देशों तो नौजवान बच्चे वापस आए ने आके संघर्ष हिस्सा लै रहे हैं। और मैं तुहानूं एक दो उदाहरण देना भी, एक बेटी है सारिया भैनां कनेडा विआही है, सारा परिवार उत्थे एक कल्ले सी पिछे, उधरों संघर्ष आ गया, ਉਹਦਾ वीज़ा लगा होया कनेडा का, ਉਹਦਾ परिवार कहना वो कहने मैं नहीं जाती, मैं तो इतने इस संघर्ष च हिस्सा लिया। इस तरह ही असं घट्टो घट्ट एक कनेडा तो एक आस्ट्रेलिया तो लड़के उन्होंने वो आप अच्छे नहीं वो छड़ के आ गए। उन्होंने कहा भी तुहाडे वीज़े का किवन, वो कहते सानू हुण वीज़े की परवाह नहीं। असीं तो वो कहते सानू इस संघर्ष ने जीवन के नवे अर्थ दिते हैं। सानू अर्थ जब जीवन का यही मतलब नहीं है कि मतलब जो पैसा कमाओ तो वो सुख सहूलतां लो। ये जीवन जीवन के इस तो भी कोई उपरला जो है वह मंतव होना चाहिए, कोई परपज होना चाहिए, परपज ऑफ लाइफ होना चाहिए, कोई जीवन के अर्थ इस तो डूंगे ने। तो यही गुरु नानक का फलसफा है कि जीवन को सिर्फ पैसे तक सीमित ना करो। धर्म का मतलब सिख हिंदू मुसलमान धर्म नहीं है। धर्म का मतलब जोड़ा है वो मजहब नहीं। धर्म तो दुनिया का एक ही है, मनुखता का धर्म। धर्म का मतलब ही मनुख को चंगा मनुख बनाना है। सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को जाम जप निर्मल कर, निर्मल कर बंदे के जो चंगे काम होन ਉਹਦੇ ਚ ना हिंदू है, ना सिख है, ना मुसलमान, ना ईसाई। बंदे की गल है, मनुख की गल है। तो ये है धर्म। ये जी डेफिनेशन है धर्म की परिभाषा है, ये सुखमनी साहब के विच है, ये गुरबाणी की परिभाषा है कि धर्म जो है मनुख को चंगा मनुख बनाना ही जोड़ा है। और मनुख चंगा मनुख कदों बनता है? जदों वो संघर्ष हिस्सा। तो ये किसानों का सानू धन्यवाद करना चाहिए कि असीं तो मनुख तो खपतकार बन गए सी, असीं तो मनुखता छड्ड चुके सी। सानू तो उन्होंने दोबारा मनुख साडा मनुखी तत्त जगाता, एडी वड्डी प्राप्ति है। और जदों मनुख जिहड़ा जागृत हो जाता, जदों मनुख की चेतना जाग पैंदी है, उहदे अगे फिर कोई शक्ति उन्होंने रोक नहीं सकती। उसकी प्राप्ति होनी है। चेतन मनुख क्योंकि मन तो जोत स्वरूप है, अपना जोत स्वरूप है, फिर तो परमात्मा वो तो सर्वशक्तिमान है। मनुख जो पूर्ण तौर पर चेतन मनुख है। सारी समस्या ये है कि असी जो हुण तक असी मनुख तो खपतकार, असी तो कंज्यूमर बन गए सी, असी तो मनुखी तत्त गवा चुके सी। तो अज जोड़ा है एक किसान संघर्ष ने यह जे हालात पैदा करते हैं कि असी अपने जीवन के जोड़ा व्यर्थ असी साडा, मैं तो कहना जदों असी ये नहीं, गुरबाणी ने यह नहीं कहा कि सुख सहूलतां या पदार्थ की कोई बंदे नूं लोड़ नहीं। वो तो सगों कहा है
ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੀਏ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ ਅਸੰਧਿਆਂ ਖਲੰਦਿਆਂ ਪਨੰਦਿਆਂ ਕਵੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਦਾਰਥ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਤਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿੰਤਾ, ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਥੋੜੀ ਸੋ ਫਿਰੇ ਬਰਮੰਦਾ, ਦੋਹੂ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਜੋ ਮੁਕਤਾ ਸੋਹੀ ਸੁਹੇਲਾ ਪਾਣੀ। ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖੋ ਨਾ ਲਵੇ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂ। ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ, ਜਦੋਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪੱਖ ਪਦਾਰਥ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਪੱਖ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ, ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਦੋ ਲੱਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਪਦਾਰਥ ਪੱਖ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਤਮਿਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੱਖ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਲੰਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਲੱਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦੀ, ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੱਕ ਸਪਿਰਚੁਅਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਸੰਤੁਲਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੱਖ ਜਾਗਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚਦੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਥੰਮ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫਲਸਫੇ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕੰਸਰਨ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਵੈਲਫੇਅਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਔਰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸੋਚਣਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੋਚਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲੀ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੱਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਪੇਸ਼ੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆਰਥਿਕ ਕੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ। ਹੁਣ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਔਰ ਗਲਤ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਸਵਾਲ ਇਨਸਾਫ ਔਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। तो ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਕ ਹੈ, ਲੇਖਕ ਹੈ, ਬੁੱਧਜੀਵੀ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜਾਗਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਔਰ ਗਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਖੇੜਾ ਕਰਦਾ। ਇਹੀ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਔਰ ਗਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਈਟੀਅਸਨੈਸ। ਤੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਈਟੀਅਸਨੈਸ, ਸਹੀ ਔਰ ਗਲਤ ਦੀ ਨਖੇੜਾ ਕਰਨਾ, ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਧਰਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਦਾ, ਡਿਊਟੀ। ਇਹ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਫਰਜ਼, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਨਾ। ਸਮਾਜ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ, ਸਮਾਜ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੋਚਣਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਾਜ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਰੋਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਲਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਹੈਲਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੁੜਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ। ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵਾਉਣੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਵਾਇਤੀ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਢੰਗ, ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਆਪਣਾ ਸਦਾਚਾਰ, ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਪਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਚਲੋ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਾ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਟਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਮਤਲਬ ਸੰਕਟ ਚ ਆ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਛਾਣਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਪਜ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜੋ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮਾਡਲ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ 18 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਫਲ ਮਾਡਲ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਡਲ ਤਾਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਰਧ ਖੁਸ਼ਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਮੀ ਐਰਿਡ। ਹੁਣ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਅਰਧ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ? ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਬਨਸਪਤੀ ਉੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਪਜਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਰੁੱਖ ਨੇ, ਝਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ, ਜੇ ਕੁਛ ਨਾ ਉੱਗੇ ਟਿੱਪਰ ਉੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਪਰੀਰ ਉੱਗਦਾ, ਇੱਥੇ ਬਲੇ ਉੱਗਦੇ, ਇੱਥੇ ਟੱਕ ਉੱਗਦੀ, ਜੰਡ ਉੱਗਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਇਹ ਰੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ? ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਇੰਸ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੇਦਾਰ ਝਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੱਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੋਟਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ, ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਪੱਤਾ ਹੀ ਕੰਡੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਪੋਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੱਤੇ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਕੰਡਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈਪੋਰਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਭਾਫ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਉੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ
पानी की घाट है उत्थे सब तो ज़्यादा असी पानी जी फसल मंग रही है वो बेच रहे हैं। तो जाहिर है कि वो गैर कुदरती ने की किया कि सानू जिहड़ा है वो लगातार पानी होर तक तो मिलिया नहीं, असी पानी जमीन के थल्लों लैंदे गए साडे भी मैं अपनी याद च दस रहा जिवें 16 फुट के पानी दे हुण उत्थे 400 फुट डूंगा करना पै रहा बोर, किन्नी क देर करी जाओ। तो जाहिर है कि असी इहदा कुछ ना किया तो पंजाब बंजर बन जाएगा, किन्नी देर सानू ये पानी मिलेगा। तो ये जिहड़ी चीज़ है कि असी जिहड़ा गैर कुदरती जिहड़ा उस तो पहला हरे इनकलाब तो जो एक रवायती खेती से कुदरत के ज़्यादा नेड़े से वो दो पक्ष से, एक तो असी डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप की फसली विभिन्नता से दो फसलां ही नहीं बीजते सी। हुण पंजाब का जिहड़ा रकबा है खेती के थल्ले उहदा 90% लगभग जिहड़ा वो सिर्फ दो झोने के कणक के थल्ले आ गया। लेकिन उस तो अगर हरे इनकलाब तो पहला जाके देखो तो बहुता रकबा जिहड़ा सी उहदे फसली विभिन्नता सी, डाइवर्सिटी सी। असीं किते मक्की बीज रहे थे, कपाह बीज रहे थे, मूंगफली बीज रहे, गन्ना बीज रहे थे, सब्जियां बीज रहे थे, दालां बीज रहे थे, वो कुदरत के अनुकूल से। दूसरा असी रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, असी फसली चक्कर से कि असी उही फसलां बार बार नहीं बीजते सी, क्योंकि हर फसल जिहड़ी है जमीन दे विचों कुछ तत्त लैंदी है और कुछ तत्त छड्डदी है। तो इहदे नाल कुदरत का जिहड़ा संतुलन कायम है। तो वो असी जिहड़ा तो गैर कुदरती असी खेती कीती है। तो ये सानू जिहड़ी है ये आखिर जे असी चाहते हैं कि साडी धरती उपजाऊ रहे और पंजाब की जिहड़ी खेती कायम रहे तो सानू ये जिहड़ी खेती होने वाली खेती इहदा कोई ना कोई हल लभना। तो उन्होंने कोल तो हल है, वो तो कहते जी कारपोरेट खेती होने वाली खेती होने क्यों किसान जिहड़ा है अज मलकीयत जिहड़ी औसत जिहड़ी है पंजाब 2 तो 2.5 किले रह गई। तो कहते जी 2 तो 2.5 किले वाला जिहड़ा फार्म है वो वाइबल नहीं, वो मतलब जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए वो कहते कारपोरेटा आन तो जमीन तुहाडी इकट्ठी कर फिर वड्डे वड्डे फार्म बना फिर तुहाडी समस्या का हल हो जाए। एक मुख्य तौर पर जिहड़े खेती कानून बनाए गए हैं वो कारपोरेट खेती वाल पंजाब नूं लिजाण दा एक वड्डा कदम। लेकिन सानू पता है कि इहदे नाल पंजाब की समस्या हल नहीं होनी, सगों होर गंभीर हो। क्यों जे कारपोरेट तो इन्होंने की करना है कि सारी जी बड़े पद्धर पर जो मशीनीकरण करके बंदियां तक विहले कर देना। होर तो कोई रोजगार है पंजाब के अज भी सब तो वड्डा रोजगार का साधन है, चाहे किसान है चाहे खेत मजदूर है। अज भी साडी खेती जिहड़ी है रोजगार का सब तो वड्डा जिहड़ा साधन पंजाब दे विच वही है। लेकिन जो कारपोरेट खेती आ गई तो बड़े पद्धर पर जिहड़ी है वो साडी जिहड़ी है बेरोजगारी का कारण बनेगी। दूसरी चीज़ कि जिहड़ा पंजाब का जिहड़ा जीवन ढंग है पंजाबी सभ्याचार है वो साडी किसानी दे नाल जुड़िया हुआ है। जे कारपोरेट खेती आ गई तो किसान ही नहीं बचेगा, किसान तो मजदूर बन गए, दिहाड़ीदार बन गए। तो वो ही फिर जिहड़ा साडा सभ्याचार भी जिहड़ा वो भी तो दोनों ही चीज़ां जे कारपोरेट खेती तो खेत किसान नहीं रहन देना, उन्होंने मजदूर दिहाड़ीदार बना देना। और दूसरा कि दिहाड़ीदार बना भी दे तो जिन्होंने बनाना उन्होंने नौकरी देनी उन्होंने कोल व्यवस्था नहीं है। तो वड्डी गिनती लोगों को बेरोजगार करना जाहिर है कि कारपोरेट खेती पंजाब का भविख नहीं है। तो फिर जब पंजाब का कारपोरेट खेती भविख नहीं तो फिर लंबे समय पंजाब को की करना चाहिए। तो वो मैं कहना कि गुरु नानक के फलसफे तो ही गल शुरू की सी कि जवाब साडा है कारपोरेट खेती की थां ते कोऑपरेटिव खेती वाल असी जाना पेगा। सानू कि असी ये नहीं कि कोई कारपोरेट साडे तो जमीन खरीद के सानू साडी जमीन खो के फिर इकट्ठे करे अपने हितों लिए। असी अपने साझे हितों लिए क्यों नहीं अपनी इकट्ठी खेती कर सकते, बल्कि जब हो ही है पंजाब जो करतारपुरी मॉडल बाबे नानक का जिथे असी बैठे हैं इस तो ज़्यादा दूर नहीं है कोई डेरा बाबा नानक। तो उत्थे मतलब जो है खेती का मॉडल गुरु साहब ने 18 साल किया है सांझी खेती। तो सांझी खेती के दो असी फर्ज करो कि अज कितना खर्चा आ गया कि एक 2 किले वाले जोड़ा है वो ट्रैक्टर लेना पैंदा, इन्नी महंगी मशीनरी खरीदनी पैंदी है। पर
जे असीं साझी करते तो असीं घट्टो घट्ट इंनी कुछ सांझ बना सकते हो। किन्ने बंदियां वास्ते किन्ने किल्लियां वास्ते इकट्ठे जिहड़ा ट्रैक्टर चाहिए, चलो मान लो कि 10 किल्लियां लिए चाहिए, जो मैं 4 ਤੋਂ 5 किसान मिल के किसान ट्रैक्टर वरत सकते हैं। इदा ही जी वड्डी मशीन हुण जे कंबाइन है शायद 100 एकड़ वास्ते एक काफ़ी है, किन्ने ज़्यादा। तो कहने का भाव है कि असीं सांझे तौर पर जिहड़ा है असीं अपना खर्चा जिहड़ा है वो वंड सकते हैं। और दूसरी चीज़ इकट्ठे होने के नाल साडी जिहड़ी समर्था हैगी वो वधदी है कि असीं जिहड़ा मंडी दे विच भी जिहड़ा अपनी जिनस लिजाण दी और अपणियां जिहड़ी सहूलतां दे और अपणियां कीमतां दे अनुसार वेचण दी साडी समर्था भी जिहड़ी वो भी वध जांदी है। तो ये भी सांझी किरत दा फायदा है। एक मैं आखिरी गल ये करनी है कि साडे कोल होर भी है, क्योंकि ਜਿਹੜੇ लोग कहते कारपोरेट खेती तो बिना हुण कोई चारा ही नहीं रहा, उन्होंने मेरा ये जवाब है कि होर भी चारे ने। एक जिहड़ा चारा है उन्होंने आप कह सकते हैं कि जैविक, वो भी जैविक खेती या ऑर्गैनिक फार्मिंग। हुण ऑर्गैनिक फार्मिंग की है? ऑर्गैनिक मोटे तौर पर यह है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ चीज़ां वरत रहे हैं, रसायनिक खादां वरत रहे हैं, कीड़े मार दवाइयां वरत रहे हैं, ये सारियां तो निजात पाना और जिहड़ा सिर्फ कुदरती चीज़ां जिहड़ियां वरतणियां। और वो जिहड़ी है मैं हुण जाके देखिया जिहड़े लोग कर रहे हैं पंजाब हो रही है खेती, तुसीं यकीन करो कि बड़े कामयाब, थोड़े बहुते लोग जिहड़े कर रहे हैं बड़े कामयाबी नाल कर रहे हैं। तो मैं उन्होंने पूछा भी तुहाडे हिसाब नाल एक जे पंजाब के किसानों को 2 किल्ले जमीन है, 2-2.5 किल्ले, भी की परिवार का गुजारा हो सकता है ऑर्गेनिक खेती नाल 2-2.5 किल्ले? वो कहते बड़ा अच्छा गुजारा हो जाता है, क्योंकि वो खेती बहुत कम कर, सारा कुछ तुहानूं अपना आप बनाना पैंदा, अपनियां खादां बनानियां पैंदियां, अपना जिहड़ा हैगा तुहानूं कीड़े मार दवाइयां भी अपनियां बनानियां पैंदियां। वो दवाइयां नहीं होंदियां, सारियां कुदरत दे विचों बनाईयां जांदियां। तो उहदे नाल काम बड़ा है, सारे परिवार काम, परिवारिक सांझ बनदी है, सारा परिवार इकट्ठा काम करता है। जिहड़े लोग साडे किरत तो टुट गए ने साडे नाल, दोबारा किरत नाल जुड़दे ने, तो कई फायदे। और फिर लोग कहते चलो मान लिया कि असीं ऑर्गैनिक खेती कर सकते हैं, जैविक खेती, पर वो कहते फिर इन्नी जे सारा ही पंजाब जैविक खेती करन लग गया तो उन्होंने जिनस कौन खरीदे, मार्केट कित्थे? तो मैं उसका एक सुझाव दे के अपनी गल जी खत्म करांगे कि जदों गुरु का जो गुरु नानक का सिद्धांत है, होए इकत्तर मिल मेरे भाई दुबदा दूर करो लिवला, जे आप सांझे मिल बैठ के किसी चीज़ का हल सोचांगे तो जरूर हल निकले। तो एक मैं छोटा जिहा उहदा हल मैं सुजैसट करदा तुहानूं कि फर्ज करो आप हुण गुरुद्वारा साहिबान दे विच जिहड़ा कि असीं कहने कि जिहड़ा कड़ाह प्रशाद वरतना वो देसी घे दा होना चाहिए। चलो जे असीं हुण हरबंदर साहिब जो पता किया कि 1 ਲੱਖ तो वध संगत जिहड़ी हर रोज़ लंगर छकदी है, कि सारे गुरुद्वारा साहब दिल्ली दे विच सानूं कोविड वेले लखां लोकां दा बंगला साहब ने गुरुद्वारा साहब ने जिहड़ा है लंगर तैयार किया। मेरा एक अंदाजा करोड़ां बंदे जिहड़े ने जे संसार भर लईए कि गुरुद्वारा साहब दे लंगर करोड़ां लोकां नूं जिहड़ा लंगर छकाया। ते जे असीं ये कह दित्ता कि लंगर दे विच देसी घिओ जिहड़ा वो ही वरतिया जाना है, जे असीं ये कर दईए कि लंगर दे विच जिहड़ी रसद पैनी है वो जैविक तौर पर उगाई, हुण तुसीं अंदाजा लाओ कि कितनी वड्डी मार्केट एक असीं एडी ये भाईचारक सांझ है, ये है मिल के किसी समस्या का हल करना। होए इकत्तर मिल मेरे भाई दुबदा दूर करो मिल बैठ के आपां, सानूं नहीं कोई कारपोरेट आके दसे, सानूं नहीं कोई मोदी आके दसे भी तुसीं किद्दां, असीं करना फैसला। असीं जाणदे हां पंजाब की धरती नूं, असीं जाणदे हां पंजाब के जिहड़े सभ्याचार नूं, असीं जाणदे हां पंजाब के जीवन ढंग नूं। असीं साडे तो ज़्यादा कौन फैसला कर सकदा है वधिया कि पंजाब दा भविख किस तरह होना चाहिए। असीं मिल बैठ के साडे च अगर भावना आ गई कि असीं अपना निज ना सोचीए, असीं समूचे पंजाब का अपने समूचे समाज का सोचीए, कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। तो एक हो सकता हल गुरुद्वारा साहिबान कह दें कि इतने जी जैविक खेती जी पैदा की जिनस वरती जाएगी। लो तुहाडे कोल लोग अपनी मंडी नहीं पूरी होनी जिन्ने मर्जी तो फिर भी बड़ी मुश्किल नाल ही तुम बेचण की कोई समस्या ही नहीं। तो कहने का भाव है कि आपां जिहड़ा है ये सिर्फ आर्थिक मंगां ते आर्थिक मंगां भी बहुत जरूरी है, लेकिन आपां सिर्फ आर्थिक मंगां ते अपने संघर्ष नूं सीमित ना करिए। ये फौरी मंगां ने जिहड़ियां मंगवाणियां ने,
ਲੇਕਿਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ 'ਚ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਪਜੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਣਾ ਹੈ। तो यही इसे करके कई ने शायद सोचा हो कि भी गल तक किसानी संघर्ष के मैं दोनों जोड़े पक्ष जोड़ा है इन्हों का सुमेल करके अज तुहाडे कोल अपने विचार जोड़े रखे ने। इस मैं बाकी जो कोई ज्यादती होई या गलत वो जी है मैं किमा भी मंगता, जो मेरी समझ है वो मुताबिक ही मैं जो अज की स्थिति है, जो गुरबाणी है, मैं कोई वो मेरी सूझ तुहाडे नालों ज़्यादा नहीं, पर जिन्नी मेरी सूझ सी वो मैं बड़ी सुहिता के नाल अपने जोड़े विचार तुहाडे सामने जोड़े अपने सुझाव रखे ने। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की सो निहाल सत श्री अकाल। सो ये सन साडे अज दे सैमीनार दे मुख मेहमान डॉक्टर सवराज सिंह जी। इन्हां ने आप जी ਨੂੰ बहुत ही ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਟਰਕਚਰ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ